अब हम चौथे रूल की बात करते हैं। चौथा जो है वो है इसमें जो हमारी सेवाएं है उसका एकीकरण करना, सेवाओं का एकीकरण करना। ठीक है, ये हमारी इसकी चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको भी हम समझते हैं। तो देखो पहले क्या होता था कि अगर आपको डिजिटली में कोई भी सेवा चाहिए होती थी तो आपको क्या करना पड़ता था, एक सेवा चाहिए तो एक विभाग में जाना पड़ेगा, दूसरी सेवा चाहिए तो दूसरी विभाग में जाना पड़ेगा, तीसरी सेवा चाहिए तो तीसरे विभाग में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको भी समझते हैं, अगर हम बात करें, अगर हम कोई उद्योग लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमने उद्योग लगाना है तो हमें 5-6 विभाग से बात करनी पड़ेगी। हमें बिजली विभाग से बात करनी पड़ेगी, जल विभाग, अग्नि विभाग, उद्योग विभाग, और साथ ही साथ में पर्यावरण प्रदूषण के विभाग वाले से भी बात करनी पड़ेगी। बहुत सारे विभागों से हमारे को बात करनी पड़ेगी और अलग अलग जाके हमारे को वहाँ पे अपनी बात रखनी पड़ेगी। पर अब क्या हो गया है, अब हमारी इन्होंने एक जो है स्कीम निकाल दी है जिसका नाम है सिंगल विंडो सिस्टम। इसके थ्रू क्या होता है कि हम एक ही ऐप में जाकर क्या करते हैं, अपना आवेदन दे सकते हैं और वहीं पे ही सारे के सारे विभाग जो है आपको इसको मान्यता दे देंगे। ठीक है, आपको अलग अलग विभागों में नहीं जाना पड़ेगा, सारी मान्यता आपको एक ही इसमें मिल जाएगी। तो इससे जनता को क्या मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। तो सेवाओं का एकीकरण करना भी राज्यों का एक प्रमुख कर्तव्य होता है ताकि जनता को इससे बेनिफिट मिल सके और उनको ज़्यादा दिक्कत का, परेशानी का सामना ना कर सके, ठीक है, करना पड़े। तो ये होगी हमारी इसकी 4 महत्वपूर्ण भूमिका। अब हम इसकी और महत्वपूर्ण भूमिका समझेंगे ताकि हम इसको एक अच्छा और इफ़ेक्टिव आंसर के रूप में देख सकें। ठीक है, इसकी जो 5वीं भूमिका होती है वो होती है वित्तीय सहायता देना। देखो एक राज्यों का एक प्रमुख कर्तव्य होता है कि वो जो है, जो भी हम करें ई गवर्नेंस के लिए या फिर डिजिटलीकरण के लिए जो है वित्तीय सहायता दे। अगर वो सहायता नहीं देगा तो वो चीज़ कैसे हमारे यहाँ पे लागू हो सकेगी। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे लगे हुए लोक मित्र केंद्र, ठीक है, हमारे यहाँ पे लगे CSC। अगर सरकार इसमें वित्तीय सहायता नहीं देगी तो डिजिटलीकरण कैसे होगा, प्रशासन जो इसका जो प्रभावशीलता है वो कैसे अच्छी होगी, और इसमें जो है पैसा अगर नहीं होगा तो ये काम कैसे करेगा। अगर इसको भी काम करना है तो इसको भी पैसे की ज़रूरत होगी, इसके लिए भी हमारे को जो है वित्तीय सहायता, बजट की ज़रूरत होगी, तभी ये प्रभावी रूप से काम कर सकेगा। तो सरकार का यानी कि हमारे राज्य का 5वां महत्वपूर्ण कर्तव्य बनता है, भूमिका बनती है कि वो जो है वित्तीय सहायता दे ताकि जो लोक मित्र केंद्र हो गए, हमारे CSC होगी हमारी, ये अच्छे से और प्रभावी ढंग से काम कर सके और अपनी जो सेवाएं है उसको अच्छे से लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, तो ये 5वीं आती है। और 6ठी हमारी आती है पारदर्शिता और जवाबदेही। ठीक है, तो क्या होता है, देखो हमारा जो गवर्नेंस है वो इसीलिए आया था ताकि जो हमारे सरकारी काम है उसमें पारदर्शिता बनी रहे, जवाबदेही बनी रहे। तो अब क्या किया गया है राज्यों के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट हो गया हमारा, टेंडर हो गया हमारा, या फिर हम बात करें कोर्ट हो गया हमारा। तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसे कर दी गई है कि आपके जो है जवाबदेही और पारदर्शिता बने रहे, आप देख सको अपनी जो भी आपको सेवा चाहिए उसके बारे में जान सको आप। तो ये भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखे। तो बहुत सारी जो है इसमें सिस्टम वगैरह ऐसी कुछ बहुत सारी चीज़ें बना दी गई है जिससे पारदर्शिता बनी रहे। RTI को ही हम देख लेते हैं, जिससे भी हमारी पारदर्शिता बनी रहती है। तो राज्यों की एक महत्वपूर्ण भूमिका बनती है कि वो पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखे। तो इलेक्ट्रॉनिक इसमें हमारे को देखने को ही मिलेगा कि जो सरकार है उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना दी गई है जिससे कि हमारी इसमें पारदर्शिता हो चुकी है। जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया, RTI हो गया, टेंडरिंग हो गया, टेंडर का हमारे को पूरा पता लग जाता है कि किसको दिए गए, क्यों दिए गए। तो इस तरह से भी हमारे को इसमें चीज़ें मिलती है। तो हमने 6 पॉइंट कर लिए हैं राज्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, राज्यों की जो हमारी भूमिका है हमारे गवर्नेंस के बारे में। अब हम जानेंगे नागरिक समाज की भूमिका। नागरिक समाज, नागरिक समाज की क्या भूमिका है हमारे गवर्नेंस के लिए। ठीक है, तो नागरिक समाज कौन होता है, सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी होता है। नागरिक समाज में हमारे NGO आ जाएंगे, स्वयं सेवी समूह आ जाएगा जो स्वयं सेवा करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे सामाजिक संगठन आ जाएंगे, सामाजिक संगठन आ जाएंगे, और जो जागरूक नागरिक होते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। तो ये जो लोग होते हैं वो आते हैं हमारे नागरिक समाज में। ठीक है, तो इन लोगों का समूह ही होता है नागरिक समाज, इन संस्थाओं का, इन संगठनों का समूह ही होता है नागरिक समाज। ठीक है, तो इनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है नागरिक समाज क्या करते हैं। वो राज्यों और वो जनता के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। ठीक है, एक नौका का काम करते हैं, एक
पुल का काम करते हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, इनको ज्ञान बहुत होता है, जिनको ज्ञान नहीं होता उनको ज्ञान देने का काम करते हैं। और जो जनता की जो शिकायतें होती है वो सरकार तक, और सरकार जनता की जो ज़रूरतें होती है वो सरकार तक, और सरकार की जो स्कीमें होती है वो जनता तक लाने का प्रयास करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे समाज में। तो ये एक जो है कड़ी का काम करते हैं या फिर नौका का काम करते हैं नागरिक और हमारे सरकार के बीच, राज्य के बीच। ठीक है, तो हम समझेंगे इनके रूल को, इनकी भूमिका को, जो कि हमारे जो ई गवर्नेंस में है। तो सबसे पहली जो भूमिका आती है वो आती है इनकी कि अंतिम छोर तक सेवाएं प्रदान करना। देखो, इसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसका पहली भूमिका होती है कि अंतिम छोर तक वो सेवाएं प्रदान करे। फॉर एग्जांपल, अगर हम हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत सारे गांव देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर ना नेटवर्क है, ना नॉलेज है, और ना ही लोगों को इतने ज़्यादा प्रशिक्षित है कि उनको इन चीज़ों के बारे में पता चल सके कि क्या सेवाएँ है, क्या नहीं है। तो क्या होता है कि जो हमारे ये नागरिक समाज होते हैं, जैसे एनजीओ हो गए, ये क्या करते हैं, ये इन गाँव में जाते हैं जहाँ पे नेटवर्क वगैरह नहीं होते, लोग वगैरह को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, वो वहाँ पे जाते हैं और लोगों को बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और बताते हैं कि आप इस तरह से जो है सरकार ने जो है स्कीमें निकाली है। फॉर एग्जांपल, पेंशन के लिए हो गई, जो बिजली के बिल के लिए हो गई, या फिर किसी भी चीज़ के लिए सरकार ने इस तरह से स्कीमें निकाली है, और आप ऑनलाइन पोर्टल में जाकर इस तरह से चीज़ें कर सकते हो। या फिर आप जो आपके नज़दीक जो है लोकमित्र केंद्र है, सीएससी है, वहाँ पे जाकर जो है आप इस तरह से आवेदन कर सकते हो और वहाँ पे उनको बता सकते हो, वो आपकी मदद करेगी। तो अगर हमारा जो नागरिक समाज होता है, एनजीओ होता है, वो लोगों को इस तरह से जागरूक करते हैं और बताते हैं कि आप लोकमित्र केंद्र चल जाइए, अगर आपको कोई भी इस तरह की पेंशन वगैरह से पीएफ देखना है या फिर कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो लोकमित्र केंद्र जाओ और वहाँ से जो है अपना कोई भी पेंशन वगैरह से रिगार्डिंग कोई भी आवेदन किसी से भी रिगार्डिंग जो है बोल सकते हो आप वहाँ को उनको। ठीक है, तो ये जो है लोगों को जागरूक करती है, और ये जो है ये सुनिश्चित करती है कि जो सेवाएं हैं वो समाज के, वो जो देश है उसके अंतिम छोर तक पहुँचे, ऐसा कोई ना बचे जहाँ पे ये सेवाएं ना पहुँचे। तो इसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अंतिम छोर तक सेवाएं पहुँचाना। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी बनती है डिजिटल साक्षरता। देखो, क्या होता है कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, गरीब लोग हो गए, थोड़े से वृद्ध लोग हो गए, उनको ना डिजिटल साक्षरता उनके अंदर नहीं होती, उनको फ़ोन यूज़ करना नहीं आता, ऐप यूज़ करना नहीं आता, सरकारी ऐप को किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से उसका प्रोसेस होता है, कंप्यूटर कैसे यूज़ करते हैं, ये सब उनको नहीं आता है। ठीक है, बहुत कम हमारे को देखने को मिलेगा ऐसे लोग। तो हमारे जो एनजीओ हो गया, हमारा जो नागरिक समाज हो गया, हमारे संगठन हो गए, उनका एक महत्वपूर्ण काम बनता है कि वो वहाँ पे जाके उन लोगों को सरल भाषा में ये चीज़ सिखाए कि आपको किस तरह से अपना फ़ोन यूज़ करना है, ताकि आप अपना पीएफ देख सको। ठीक है, आप अपनी पेंशन देख सको, आप जो है मौसम देख सको, ताकि आप जो है उस हिसाब से अपनी फसल उगा सको। तो ये होती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नागरिक समाज की, कि लोगों को वो डिजिटल साक्षरता दे, उनको सिखाए कि किस तरह से आप जो है अपनी चीज़ों को देख सकते हो डिजिटली, मतलब यानी कि फ़ोन का यूज़ करके, कंप्यूटर का यूज़ करके। तो ये भी एक उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, भूमिका होती है। तीसरी अगर हम बात करें जो कि हमारे नागरिक समाज की होती है, वो होती है नीतिगत सुझाव। देखो, जो ये एनजीओ हो गए, संगठन हो गए, ये लोगों से मिलते हैं, जब ये लोगों से मिलते हैं तो उनको पता लगता है कि कौन कौन सी नीतियाँ हैं जो सही है, नहीं है, और क्या क्या हमारे को इसमें सही करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये सरकार को बोल सकती है कि आप इस योजना को थोड़ा और इजी करके बना दो फ़ोन वगैरह में, ताकि ये और ज़्यादा इजीली वहाँ तक पहुँच सके। या फिर बोल सकती है कि ये वाली यहाँ पे इस गाँव में ये दिक्कत हो रही है, यहाँ पे लॉगिन की समस्या आ रही है, डॉक्यूमेंट बार बार अपलोड नहीं हो पा रहे हैं डॉक्यूमेंट, या फिर जो वेबसाइट है बार बार कट हो रही है, नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है। तो ये जो है सुझाव देगी हमारी राज्यों को, सरकार को, कि आप इस तरह से काम कर सकते हो, ताकि जो हमारे जो लोग हैं वो अच्छे से उसका यूज़ कर सके। तो इसका जो थर्ड काम होता है वो होता है सुझाव देने का, नीतिगत सुझाव देने का, ताकि जो सरकार है वो अपने काम को अच्छे से कर सके। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा अंतिम छोर तक सेवाएं पहुँचाना, डिजिटल साक्षरता देना और नीतिगत सुझाव देना उनको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जो कि है इसका चौथा पॉइंट, वो है